नमस्कार बच्चों, मैं हूँ व्रत शाह, आपका प्यारा सा बायोलॉजी टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? लिविंग, तो लिविंग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन करे, जो रेस्पिरेशन करे, जो ट्रांसपोर्टेशन करे और आखिरी में जो एक्सक्रीशन करे। ये है एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 10th का बायोलॉजी का डेफिनेशन कि ये चार चीज़ जो भी करता है वो है लिविंग, और वो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा और भी हम बहुत कुछ करते हैं, रिप्रोडक्शन से लेके घूमना फिरना, सांस लेना, सब कुछ करते हैं। ये चार चीज़ जो भी ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम बोल देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो और वर्ल्ड से क्या आता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी रहता है वो उसका लिविंग वर्ल्ड है। अब साइंटिफिकली इसको एक टर्म है हैबिटेट। अब हैबिटेट इस दुनिया में अलग अलग तरीके से, जैसे मैं रहता हूँ बड़ौदा में, बड़ौदा मेरा हैबिटेट है। कोई रहता है मुंबई में, मुंबई उसका हैबिटेट है। कोई रहता है कोई अलग जगह पे, शेर रहता है जंगल में, जंगल उसका हैबिटेट है। तो वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारा हैबिटेट है। भले उसको ले लो आप कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट नहीं, सॉरी ये कुछ गलत बोल दिया, ऐसा बोल दो कोल्ड माउंटेन्स। हाँ, तो जो भी कोल्ड डेजर्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठंडा गर्म एक साथ कहाँ ही हो जाए। तो जो भी जगह हिमालय जैसी है, पहाड़ वाली, बर्फीले पहाड़, वो आती है कोल्ड माउंटेन्स में। उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं प्यारे प्यारे से भालू, स्नो लेपर्ड्स। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म उधर रहते हैं और वो उसका हैबिटेट है। उसके बाद आती है डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आज तक सारे बच्चों को ऐसा ही होता है कि एवरग्रीन क्या है, डेसिडियस का। एवरग्रीन तो सबको पता होता है कि हाँ हमेशा ग्रीन होता है। डेसिडियस होता क्या है? डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिसमें एक बार ग्रोइंग सीजन खत्म हो जाता है। वंस खत्म हो जाता है उसके बाद पतझड़ आ जाता है। ऐसा नहीं हम बाहर देखते हैं एक ट्री पूरा हरा होता है एक सीजन में, दूसरे में गया सब। तो वो जो फॉरेस्ट होता है, जो ग्रोइंग सीजन में तो लश ग्रीन होता है, लेकिन जैसे ही ग्रोइंग सीजन खत्म होती है, ख़त्म हो जाता है, मतलब पतझड़ हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता, तो वो फॉरेस्ट होता है डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद फ्रेश वाटर पॉन्ड्स ले लो। प्यारी प्यारी सी मछलियाँ होती है, घूमते रहती है, ये सारे फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में आते हैं। उसके बाद है ओशन। बड़े बड़े ओशन है, बड़े बड़े एकदम, इंडियन ओशन लो, पैसिफिक ओशन लो, अटलांटिक ओशन, बड़े बड़े है। उसमें रहते बड़ी बड़ी मछली, वेल्स और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, बिग फिश, लार्ज फिश, स्मॉल फिश। अब लास्ट है हमारा, ये क्या बोलते हैं हम इन्हें? हॉट स्प्रिंग्स। बिल्कुल, हॉट स्प्रिंग्स। लास्ट है हमारा हॉट स्प्रिंग्स। और भी बहुत सारे हैबिटेट है, चिंता मत करिए। तो चार इतना हम अभी कवर कर रहे हैं। अब हॉट स्प्रिंग्स में भी आप सोचोगे क्या ऑर्गेनिजम्स होते? बिल्कुल होते, क्यों नहीं होते? हॉट स्प्रिंग्स में होते थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव होते। तो हॉट स्प्रिंग्स, तो ये सारे अलग अलग हैबिटेट हैं हमारे, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इन हैबिटेट्स के अंदर। फिर ये तो छोड़ो, हम अपने घर में भी अगर देख लिए तो पॉटेड प्लांट है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके साथ बाजू में घूमती हुई बिल्ली, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कीट पकड़ लो, कोई इंसेक्ट पकड़ लो, कॉकरोच पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वैसे ही पंछी, जैसे ही हम हमारी खिड़की के बाहर ऐसे खोल के ऐसे देखते हैं, मस्त प्यारे प्यारे पंछी हवा में उड़ रहे होते हैं।
मेरे घर के आजू बाजू तो ग्रीनरी भी है, तो वहाँ पे स्पैरोज की आवाज़ भी आती है, तो पंछी, बर्ड्स। और जब हम ये एरिया थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा घर के बाहर जाता है, तो आजू बाजू रहने वाले गधे घोड़े भी हमें होते हैं, पता है। स्ट्रीट्स पे जा रहे तो काउज, बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब अगर और बढ़ा ले, थोड़ा और आगे चले जाते हैं, सो वहाँ पे फॉरेस्ट लेवल तक चले जाते हैं, तो और बायोडाइवर्सिटी दिखती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज़ दिखती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे। तो मोटा मोटा अगर हम समझ ले तो पूरे दुनिया में एक फिगर दिया हुआ है कि देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। सो पूरे दुनिया में देयर इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, और दिन ब दिन हमें नई भी मिल रही है, और दिन ब दिन हम कम भी करते जा रहे हैं। वो तो खैर कंजर्वेशन की बात होगी कि हमें कंजर्व करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को, लेकिन अगर हम समझे तो देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। अब अगर थोड़ा आगे जाए तो इतने सारे स्पीशीज है, ये सारे स्पीशीज को हमें नेम भी तो करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे ही थोड़ी इसको राजू, मोहन, श्याम कुछ भी बोल देंगे। नहीं, हम हर एक स्पीशीज को एक सर्टेन नाम देते हैं, ठीक है। हम हमारे पर्सनल लेवल पे तो ये करते ही है, लेकिन जब हम साइंस की बात करें तो हम साइंटिफिकली भी उसको नाम देते हैं, और साइंटिफिकली नाम देना इज नॉमेनक्लेचर। अब साइंटिफिकली नाम देना क्यों ज़रूरी है? अब आप अपने सराउंडिंग्स में ही देख लो, आपके बाजू वाला नेबर एक फूल को गेंदे का फूल बोल रहा है, आपके ही घर में उसको गोटा बोलते हैं, बाजू वाले के घर में गलगोटानो फूल कही दे अमुक लोग को। सो हमारे इतने एरिया में ही अलग अलग नाम पड़ जा रहे हैं। तो अब आप सोचो, पूरे वर्ल्ड में अगर हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के 10-15 का नाम रख दिए तो साइंस की क्या दशा हो जाएगी। कहाँ जाएगा साइंस? तो इसीलिए है नेसेसरी कि एक स्टैंडर्डाइज नेम हो, और एक स्टैंडर्डाइज नेम देने का प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर इज गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट हम उसको स्टडी कर सके, हम उसको रिलेट कर सके, हम उस ये नॉलेज को हम वर्ल्ड वाइड एक कॉमन रख सके। लेकिन नॉमेनक्लेचर अकेला ही काम नहीं करता। आपने नाम रख दिया, अब उसको आइडेंटिफाई भी तो करना है। या फिर ऐसा हुआ कि आज इसको नाम दे दिया, कल वापस घूम के दूसरा नाम दे दिया, वापस घूम के तीसरा नाम दे दिया, तो वैसे ही फिर आपने 10-15 नाम तो और ही बना दिया। तो ये भी एक प्रोसेस है कि जो नाम आपने दिया है वो ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद आप उनको वो नाम से बुलाओ भी। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। तो जो नाम आपने दिया है उसको यूज करके एक ऑर्गेनिज्म के हम डिटेल्स, हम उसके क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर सके और फिर उसको वो नाम से रिकॉल भी कर सके, तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन। अब ये करता कौन है कि इसको ऐसा नाम देना है, इसको वैसे नाम देना है? ऐसा कि आज मैंने ये रख लिया, मैंने आज इसको ये नाम दे दिया, या फिर कल उठ के मेरा पड़ोसी बोल देगा कि नहीं तुमने ये नाम सही नहीं रखा, इसको अलग नाम रखो। तो देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें, साइंस की लेवल पे देखें, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ICBN। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये हमारी जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, उन्होंने दिया ICBN। ये क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल
नॉमेनक्लेचर। सबसे ज़्यादा पूछी गई चीज़ यही है। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा पूछी गई चीज़ है वो है ICZN। ये भी सेम है, इंटरनेशनल कोड नॉमेनक्लेचर सब सेम, लेकिन ये बस जूलॉजिकल। तो ये है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। डन। ICBN पढ़ा हमने, ICZN पढ़ा। अब ज़रा हम ये भी पढ़ लेते हैं कि आजकल जो हम नेम देते वो सिस्टम क्या है। तो वो जो सिस्टम है उसको बोला जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर उसमें है मेन 4 रूल्स। वो रूल क्या है? वो रूल याद रखने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक आपको बताता हूं, वो है लैटिन, जैटिन लिख रहा हूं, नहीं लैटिन 2। अब ये क्या है? सबसे पहले तो वो लैटिन में होना चाहिए, उसके 2 वर्ड्स होने चाहिए। एक होता है जीनस का नेम और एक होता है साइंटिफिक एपिथेट, स्पीशीज का नेम। जब भी उसको टाइप करो इन कंप्यूटर तो वो होना चाहिए इटैलिक्स में, और जब भी पेपर पे लिखो तो वो होना चाहिए अंडरलाइंड। बिल्कुल। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर ऑथर का नाम है जैसे मैंजीफेरा इंडिका और ऑथर का नाम है लिन, तो मैंजीफेरा इंडिका और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे लिन। सो ये था आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, इसमें क्या डाउट हो सकता है? डन। अभी इसके आगे अगर हम और थोड़ा जाए, नॉमेनक्लेचर दे दिया आपने, ICBN, ICZN, नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन, ये सब हुआ। अब बात आती है थोड़ी क्लासिफिकेशन के ऊपर कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, सबको नाम दे दिया, सबको एनालाइज कर दिया, लेकिन सबको एनालाइज करना, सबको पढ़ना एक साथ, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक टास्क नहीं लग रहा? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है, अब उनको तुम एक साथ कैसे पढ़ सको? क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो भी वो भी अपने आप क्लासिफिकेशन कर रहा है कि हाँ ये घोड़ा है और वो सारे गधे हैं। तो वैसे ही सारे एनिमल्स को अलग अलग छोटे छोटे कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, जैसे डॉग्स, कैट्स, काउ, बफेलो। सो अलग अलग आपने कैटेगरी दे दी। अब ये जो नाम था डॉग्स, कैट्स, डोमेस्टिक एनिमल इन जनरल, ये थी एक कैटेगरी। तो अब जब भी आप ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हो, एक साथ रख रहे हो, तो वो जो एक एंटिटी है उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। सो क्लासिफिकेशन, और फिर उसमें हर एक छोटे छोटे से जो माइन्यूट कैटेगरीज आप बना रहे हो, जिसके अंदर आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म रख रहे हो, उसको हम बोलेंगे टैक्सॉन। और जैसे बैक्टीरियाओं को ज़्यादा अगर बढ़ा रहे हैं हम तो बैक्टीरिया बोलते हैं, तो वैसे ही हम उसको बोलते हैं टैक्सा। टैक्सा इज द प्लूरल और टैक्सॉन इज द सिंगुलर। टैक्सा, टैक्सॉन, और उसको अलग अलग हायरार्कीज में रखा हुआ है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, दोनों को एक साथ डाल दिया, पेट। तो ये हुआ आपका कुत्ता, ये हुआ आपका बिल्ली, और ये आया बड़ा टैक्सॉन जिसके अंदर दोनों आ गए। तो ये जो एक सर्टेन हायरार्की हुई, इसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये हुई आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये जो पूरा साइंस है, हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सॉन में डालना, उनको क्लासिफाई करना,
अलग अलग हायरार्की में अरेंज करना, और पूरा क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन टैक्सॉन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो पहले के टाइम में जब ये जो पूरा साइंस बढ़ रहा था, तब ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एक छोटे से सब्जेक्ट्स में आती थी, एक छोटे से सब्जेक्ट में आती थी। हम उसको बोलते थे सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स खुद से एक पुराने वर्ड से कैरी ऑन हो क्या आया है, वो है सिस्टेमा। सिस्टेमा, इसमें से बना सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमा से बना सिस्टमैटिक्स। और कैरोलस लीनियस जिन्होंने एक बुक लिखी सबसे पहले सिस्टमैटिक्स के ऊपर, उनको उन्होंने नाम दिया सिस्टेमा नेचुरल, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी। उनसे रिलेटेड उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी। सिस्टमैटिक्स जिसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, वो सारी चीज़ें जिसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, और वो था सिस्टेमा नेचुरल। तो बच्चों, इसी के साथ आपका द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड खत्म होता है। तो थैंक यू, नमस्ते, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।